हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आज इस वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य का लास्ट पार्ट 2 देखने वाले हैं। इस पार्ट के साथ हम लोग कवर कर लेंगे 60 MCQs और ये हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ये NCERT सीरीज का 25th चैप्टर है, लेकिन बायो का ये 9th चैप्टर है और ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये लास्ट चैप्टर है। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ सवालों को देखा था, आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो NCERT सीरीज के अंदर मैंने जितने भी चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं उन सभी को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को आप चेक करो। NCERT नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे ही चैप्टर्स आपको उसके अंदर मिल जाएगा। ये हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी इस चैप्टर के साथ हमारा समाप्त हो जाएगा और इस पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम लोगों ने ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आखिरी चैप्टर का ये आखिरी पार्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इस वीडियो के साथ हमारा ये पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसके अंदर टोटल 9 चैप्टर्स हैं ये सारे ही समाप्त हो जाएंगे। हम लोगों ने पार्ट 1 में 30 तक ऑलरेडी देख लिया हुआ है, आज हम लोग 31 से आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो का हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 से, निम्न में से किस गर्भनिरोधक विधि का असफल होने का उम्मीद सबसे अधिक है। पार्ट 1 में हम लोगों ने कई सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को देखा, जिसमें कि एक मेथड था नेचुरल मेथड, जहाँ साइड इफेक्ट नहीं था लेकिन सक्सेस रेट वहाँ पर कम था, तो वहीं पर फेल होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है नेचुरल मेथड के अंदर। नेचुरल मेथड में हम लोगों ने देखा था एक लैक्टेशनल एमेनोरिया, एक देखा था हम लोगों ने पीरियोडिक एब्सटिनेंस और एक देखा था विड्रॉल मेथड यानी कि बाह्य स्खलन। तो बाह्य स्खलन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाह्य स्खलन मतलब कि संभोग के दौरान जो वीर्य है मादा के योनि में नहीं डालना है, बाहर डालना है, बाहर स्खलन करना है। लेकिन हर बार एक मेल ऐसा कर पाए इसके चांस कम होते हैं, इसीलिए यहाँ पर फेल होने का चांस ज़्यादा होता है और यहाँ पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बाकी ये जो IUD है या फिर कॉन्डम है या फिर ओरल पिल्स है, यहाँ पर कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं, लेकिन यहाँ पर सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। ये सारे जो मेथड्स हैं प्रेगनेंसी को रोकने में अधिक सहायक हैं। अगला है गर्भ अवस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को डैश कहते हैं। देखो 9 महीने तक गर्भाशय के अंदर बच्चे को पालना होता है, लेकिन उससे पहले ही अगर बच्चे को गर्भाशय के अंदर टर्मिनेट करवा दिया गया यानी कि उसको मार दिया गया तो इसे कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, शॉर्ट में MTP बोलते हैं, चिकित्सीय सगर्भता समापन। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई फीमेल अगर बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती है तो वो डॉक्टर के पास चली जाएगी और बोल देगी कि हमें MTP करवाना है, ऐसा नहीं है और वो डॉक्टर MTP कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। MTP से रिलेटेड भारत सरकार के कुछ नियम कानून हैं कि कब MTP परमिटेड है और कब MTP परमिटेड नहीं है। अगर कोई कपल ये कहता है कि हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए, चलो हम इसका MTP करवाते हैं, तो वो डॉक्टर कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ विशेष कारणों में ही परमिटेड है। जैसे एक कारण ये हो सकता है कि डॉक्टर ने ये कह दिया, डॉक्टर ने ये प्रूफ कर दिया कि जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसका सर्वाइवल इस दुनिया में बहुत ही मुश्किल है, उसका जो जीवन है वो बहुत ही दुख भरा होने वाला है। जैसे मान लो जो बच्चा जन्म लेगा उसके अंदर किसी तरह की बीमारी है, शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से इतना ज़्यादा वो बीमार होगा कि उसका जीना इस दुनिया में बहुत ही मुश्किल है, तो उस बच्चे को जन्म देने से बेहतर होता है कि उसे गर्भाशय में ही टर्मिनेट कर दिया जाए। दूसरा कारण ये हो सकता है कि डॉक्टर ने ये अगर प्रूव कर दिया कि 9 महीने तक अगर मदर प्रेग्नेंट फीमेल बच्चे को पालती है, गर्भाशय में रखती है, तो इससे उसके जान को खतरा है या फिर शारीरिक या मानसिक रूप से वो क्षतिग्रस्त हो सकती है, तो ऐसे कंडीशन में भी MTP परमिटेड है। तीसरा कारण ये हो सकता है जैसे किसी फीमेल के साथ रेप हो जाता है, फोर्स्ड सेक्स, और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तब भी MTP परमिटेड है। तो इस तरह से कुछ विशेष स्थितियां हैं जिसके अंदर MTP परमिटेड है। ऐसा नहीं कि कोई भी MTP करवा ले और ना ही डॉक्टर ऐसा कर सकता है। अगला है भारत सरकार ने MTP के दुरुपयोग को रोकने के लिए डैश में MTP को कानूनी स्वीकृति प्रदान की थी। MTP को इंडियन गवर्नमेंट ने लीगलाइज कर दिया कौन से ईयर में? ये है 1971 में। 1971 में इंडियन गवर्नमेंट ने MTP को लीगलाइज कर दिया, कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी। यहाँ पर कुछ नियम कानून है जिसके तहत ही MTP हो सकता है, ऐसा नहीं कि कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी तो कोई भी आकर के MTP करवा ले। अगला सवाल देखिए, यौन संचारित रोग का तात्पर्य क्या है? जब हम यौन संचारित रोग बोलते हैं तो इसका क्या मतलब? सिंपल सा मतलब है यौन संबंध से ये बीमारी, ये रोग संचारित होता है, ठीक है। तो ये डिजीज है ट्रांसमिटेड बाय इंटरकोर्स यानी कि संभोग करने से।
हर बीमारी ऐसा नहीं होता है कि यौन संबंध बनाने से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चला जाए। निम्न में से कौन सी एक यौन संचारित रोग नहीं है? यहाँ पर एड्स है, सिफिलिस है, हेपेटाइटिस बी भी है, मलेरिया नहीं है। मलेरिया ये यौन संचारित रोग नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने 2 पार्ट्स में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को बांट दिया है, जैसा कि एनसीईआरटी में दे रखा है। पहला वो जो कंप्लीटली क्यूरेबल है, यानी कि पहला वो है जिसका पूर्ण इलाज संभव है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर इसका पैथोजन, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो चला गया, तो इसके लिए इलाज है। वो जो भी हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, वो खत्म हो जाएगा शरीर से। लेकिन एक तरफ मैंने उसको रखा है जिसका पूर्ण इलाज संभव नहीं है। इसका वायरस, इसका पैथोजन कॉजेटिव एजेंट जो भी है, एक बार बॉडी के अंदर चला गया तो वो मरेगा नहीं कभी। हाँ, वो अपनी संख्या में वृद्धि करेगा, तो इस पर कंट्रोल किया जा सकता है कि वो तेज़ी से ना फैले बॉडी के अंदर, लेकिन वो पैथोजन मरने वाला नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि इन सब का पूर्ण इलाज संभव नहीं है। जैसे कि एड्स का वायरस HIV, जिसके शरीर के अंदर चला गया एक बार, वो अब मरने वाला नहीं है। भले ही उस HIV को तेज़ी से फैलने से रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसको मारकर ख़त्म नहीं किया जा सकता, जैसा कि इन सारे बीमारियों के केस में किया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पीज, ये 3 बीमारियां हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जिसका पूर्ण इलाज संभव नहीं है। तो B4 है बैक्टीरिया और V4 है वायरस और PZ यानी कि प्रोटोजोआ। तो गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस ये बैक्टीरिया के कारण होता है, ट्राइकोमोनियासिस ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, जेनाइटल वार्ट्स ये वायरस के कारण होता है, और एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पीज ये सब वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं। एड्स का पूरा नाम क्या है? याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब है एड्स किसके कारण होता है? आप सब जानते हो, HIV के कारण। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है, लिशमेनिया के कारण काला जड़ होता है, और कोरोना वायरस ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आजकल तो इसी का जलवा है। अगला है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। इस दिन जागरूकता फैलाई जाती है एड्स से रिलेटेड कि कैसे इससे बचना है। अगला है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक एड्स संचारित नहीं हो सकता। जो एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाएगा, इनमें से किसके द्वारा? ये है मस्कीटो बाइट, मच्छर के काटने से। देखो, जो मादा मच्छर होती है वही काटने का काम करती है, नर मच्छर नहीं काटता किसी को। तो मान लो किसी को एड्स है, मादा मच्छर उसको आकर के काटती है, वही मच्छर किसी दूसरे पर्सन जो कि एकदम हेल्दी है उसको जाकर के काटती है, तो ऐसा नहीं है कि उसको भी एड्स हो जाएगा। मच्छर के काटने से एड्स नहीं फैलता। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि ब्लड के मिक्सिंग से एड्स हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति जिसको एड्स है उसका ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति जो कि हेल्दी है उसके साथ मिक्स हो जाए तो दूसरे व्यक्ति को भी हो जाएगा। अगला है निडल्स, जैसे कि एक व्यक्ति जिसको एड्स है उसने टैटू बनाया, उसमें जो निडल यूज हुआ उसी निडल से किसी हेल्दी पर्सन ने टैटू बनवाया तो उसको भी एड्स हो जाएगा। तीसरा है इंटरकोर्स, संभोग करने से। तो इन सारे तरीकों से एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच सकता है, मच्छर के काटने से नहीं होता। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक यौन संचारित रोग नहीं है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है। गोनोरिया है, हर्पीज है, ट्राइकोमोनियासिस है। तो ऑल ऑफ दीज हमारा यहाँ पर राइट आंसर। अगला सवाल है यौन संचारित रोग जिसका पूर्ण इलाज संभव है। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल वार्ट्स और एड्स, इसका पूर्ण इलाज संभव नहीं है। तो ए हमारा राइट आंसर। सिफिलिस का पूर्ण इलाज संभव है। यौन रोग जो बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज को देखा उसमें कुछ बैक्टीरिया के कारण था, कुछ वायरस के कारण था और कुछ प्रोटोजोआ के कारण। हेपेटाइटिस बी वायरल डिजीज, सिफिलिस बैक्टीरियल, गोनोरिया बैक्टीरियल, क्लेमाइडियासिस बैक्टीरियल। हमसे पूछा है कौन बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है, तो हेपेटाइटिस बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। अगला है यौन रोग जो यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को अफेक्ट करता है। यह है हेपेटाइटिस बी, वायरल डिजीज है। हम लोग एक अलग से भी चैप्टर देखेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन डिजीज के बारे में।
अगला है निम्नलिखित में से किसका उपयोग एड्स से बचाता है। देखो, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन। प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन जो कि महिला लेती है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, जो बार बार पिल्स खाना पसंद नहीं करती है वो इंजेक्शन ले सकती है। ये सारे जो मेथड्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, ये एड्स से नहीं बचाएगा, कॉन्डम बचाएगा। तो सी हमारा राइट आंसर। कॉन्डम के दो काम, एक तो ये प्रेगनेंसी को रोकेगा, प्रेग्नेंट नहीं होने देगा फीमेल को, दूसरा ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाएगा। अब देखो, इनफर्टिलिटी के कारण, इनफर्टिलिटी का मतलब ये हुआ एक मेल या फिर एक फीमेल जो कि प्रेग्नेंट नहीं होती है और एक मेल जो एक फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है, तो हम बोलते हैं कि वो इनफर्टाइल है। और ये इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो यही मैंने यहाँ पर लिस्ट में लिखा हुआ है कि मेल के अंदर क्या कारण हो सकते हैं, फीमेल के अंदर क्या कारण हो सकते हैं। मेल के अंदर देख लो, जैसे कि जो ट्रांसपोर्टिंग ट्यूब्स है, ट्रांसपोर्टिंग ट्यूब यानी कि वीर्य, सीमेन जिस ट्यूब से ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि एपिडिडाइमिस, अधिवृषण, वास डिफरेंस, शुक्रवाहक, ये सब अगर इन सब में ब्लॉकेज हो जाए, रास्ता बंद हो जाए, तो ये इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। दूसरा कारण, जो स्पर्म है उसका क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। उसके बाद है ऑर्काइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन इन टेस्टिस, वृषण में सूजन हो जाना। उसके बाद है क्रिप्टोर्किडिज्म का मतलब जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर होना चाहिए था, जो वृषण है वो वृषण कोश के अंदर होना चाहिए था, लेकिन वो टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर आया ही नहीं। जो उदर गुहा है, एब्डोमिनल कैविटी है, उसी के अंदर है, तो भी इनफर्टिलिटी हो जाएगा क्योंकि स्पर्म नहीं बनेगा। स्पर्म को बनने के लिए स्क्रोटम में जाना पड़ेगा टेस्टिस को, ताकि वहाँ टेम्परेचर कम मिले, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। अगर वो स्क्रोटम के अंदर नहीं आएगा, टेम्परेचर हाई रहेगा, स्पर्म नहीं बनेगा। ये भी कारण है इनफर्टिलिटी का। अगला है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एक मेल जिसका पेनिस का इरेक्शन नहीं हो रहा है, इरेक्ट नहीं हो पा रहा है। पेनिस अगर इरेक्ट नहीं होगा तो फीमेल की वेजाइना को वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, पेनिट्रेटिंग इंटरकोर्स नहीं कर पाएगा, यानी कि इंसेमिनेशन नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ये भी एक इनफर्टिलिटी का कारण है। जिस भी हार्मोन का रोल होता है रिप्रोडक्शन के अंदर, उन सब का अगर बैलेंस बिगड़ता है तो भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। हाइड्रोसील के कारण, टेस्टिस के चारों बगल फ्लूइड का भर जाना स्क्रोटम के अंदर, ये भी इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। उसके बाद है वेरिकोसील। वेरिकोसील का मतलब होता है वेन का इनलार्ज हो जाना। जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है, वृषण रज्जु होता है, उसमें जो वेन्स होते हैं वो एनलार्ज कर जाता है, उसे बोलते हैं वेरिकोसील, तो इसके कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। अगला है ज़्यादा शराब पीना, ये भी इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। उसके बाद है एजुस्पर्मिया। एजुस्पर्मिया यानी कि जो सीमेन है, जो वीर्य है पुरुष का, उसके अंदर शुक्राणु है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, स्पर्म है ही नहीं, 0 स्पर्म काउंट, उसे बोलेंगे एजुस्पर्मिया। लेकिन सीमेन के अंदर स्पर्म्स कंप्लीटली एब्सेंट नहीं है, स्पर्म्स है लेकिन लो है, लो स्पर्म काउंट, तब उस केस को बोलेंगे ओलिगोस्पर्मिया। तो ये सारे कारण हैं जो एक मेल के अंदर इनफर्टिलिटी का कारण बन सकते हैं। इसी तरीके से फीमेल के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसका रास्ता बंद हो जाए या किसी तरह का उसमें प्रॉब्लम हो जाए, तो भी एक फीमेल इनफर्टाइल हो सकती है। अगला है जो एग है, जैसे स्पर्म पुअर क्वालिटी था, वैसे ही अगर एग का पुअर क्वालिटी है तो भी इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। फीमेल के अंदर भी जो भी हार्मोन रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका बैलेंस बिगड़ा, तो ये भी इनफर्टिलिटी का कारण हो जाएगा। उसके बाद है एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस यानी कि जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस के दीवार के अंदर 3 लेयर्स, सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसी को बोलते हैं एंडोमेट्राइटिस, और ये भी एक कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का फीमेल के अंदर। उसके बाद है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या हुआ कि जो एंडोमेट्रियम को बनाने वाला टिश्यू है, उत्तक है, वो यूट्रस के अंदर बनने के अलावा दूसरे जगह भी जब बन जाए, यूट्रस के बाहर ग्रो कर जाए या फिर फेलोपियन ट्यूब में बन जाए, इन सब जगहों पर अगर ये उत्तक बनता है, तब हम इस केस को बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। ये भी इनफर्टिलिटी का कारण होता है। डिस्पेरियूनिया। डिस्पेरियूनिया का मतलब ये हुआ एक मेल जब अपना पेनिस को पेनेट्रेट करता है फीमेल के वजाना के अंदर, तो उसको पेन होता है, यानी जो पेनेट्रेटिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसमें पेन होता है फीमेल को, तो इसे बोलते हैं डिस्पेरियूनिया। ये भी इनफर्टिलिटी का कारण हो जाएगा। अगला है इम्प्लांटेशन। निषेचन भी हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, डिम्बोबाइनी नलिका में मोरुला बना, ब्लास्टुला बना, लेकिन वो इम्प्लांट नहीं हो पाया, अंतरोपण नहीं हो पाया गर्भाशय में,
तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, तो ये भी इनफर्टिलिटी हो गया। तो ये सारे कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के। अब देखो, जो भी कारण है इनमें से उसका इलाज करवाया जाएगा। इलाज करवाने के बाद ठीक हो गया प्रॉब्लम, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ तब आर्ट का सहारा लिया जाएगा। आर्ट क्या होता है ये देख लो, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, इसी को शॉर्ट में आर्ट बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखो इंसेमिनेशन क्या होता है, वीर्यसेचन, वीर्य को मादा के योनि में डालना। जनरली क्या होता है, संभोग के दौरान लिंग वीर्य को मादा के योनि में डालता है। मेल का जो पेनिस होता है वो सीमेन को डिपॉजिट करता है फीमेल के वजाना के अंदर। लेकिन देखो यहाँ लिखा हुआ आर्टिफिशियल, यानी यहाँ पर पेनिस नहीं करेगा ऐसा। आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से वीर्य को फीमेल के वजाना के अंदर डिपॉजिट किया जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, सीमेन को, अब ये सीमेन हो सकता है हस्बैंड का हो या फिर किसी और डोनर का हो। अगर हस्बैंड के सीमेन में जो स्पर्म है वो हेल्दी नहीं है तो किसी डोनर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उस सीमेन को आर्टिफिशियली वजाना के अंदर डिपॉजिट कर दिया, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। वजाना के अंदर डिपॉजिट ना करके डायरेक्ट यूट्रस के अंदर भी डिपॉजिट किया जा सकता है इंस्ट्रूमेंट के सहारे, तब हम बोलेंगे इसे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन यानी कि ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर ही है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, जब स्पर्म को डायरेक्ट यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर IVF ET, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन का मतलब समझते हो, निषेचन, और विट्रो का मतलब होता है बाहर, बॉडी के बाहर। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि बॉडी के बाहर निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाकर के एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाएगा यूट्रस के अंदर। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो युग्मक संलयन है, गैमीट का फ्यूजन है, या फिर बोल दो जो फर्टिलाइजेशन है, वो फीमेल के बॉडी के बाहर होगा, लैब के अंदर एक टेस्ट ट्यूब में होता है। अब देखो यहाँ पर है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बना, उसको कहाँ रखा जाएगा और कब रखा जाएगा। देखो 8 कोशिका तक भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाला जाता है। अगर 8 कोशिका से ज़्यादा है तब गर्भाशय के अंदर डाला जाता है, यूट्रस के अंदर डाला जाता है। तो अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिया तब हम इसी को बोलेंगे जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो ये जिफ्ट कब होगा, 8 सेल तक, 8 कोशिका तक। 8 कोशिका से अगर ज़्यादा है तब इसे फैलोपियन ट्यूब में न डाल करके यूट्रस के अंदर डाला जाता है, और इसे बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो 1 सेल वाला, 2 सेल वाला, 4 सेल वाला, 8 सेल वाला, यहाँ तक अगर है तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाला जाएगा, अगर इससे ज़्यादा है तो यूट्रस के अंदर डाला जाएगा। अब देखो है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर यानी कि गैमीट को ट्रांसफ़र कर देना है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो जो मादा अपना खुद का एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती है वो इसका इस्तेमाल कर सकती है, किसी दूसरे फीमेल का एग लेकर के वो अपने फैलोपियन ट्यूब में डाल सकती है। तो इसी को बोलते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। अगला है ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन था इसमें क्या होता है कि मान लो ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये है एग, और इस एग के आसपास स्पर्म को डाल दिया जाता है और एक स्पर्म जाकर के इसको पेनिट्रेट कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा। इस वाले मेथड में इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, लैब के अंदर एग में डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है। एक स्पर्म को इस एग के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पर आसपास नहीं रखा जाएगा, एग खुद से जाकर के फर्टिलाइज नहीं करेगा। इंस्ट्रूमेंट के सहारे एक स्पर्म को पिक करके डायरेक्ट इस एग के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा, इसी को बोलते हैं ICSI। उसके बाद फिर से वही बात, या तो जिफ्ट या फिर IUT, यानी कि एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर देना है फीमेल बॉडी के अंदर। तो ये सारे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं जो इस्तेमाल करते हैं इनफर्टाइल कपल। निम्न में से कौन पुरुषों में बांधता का कारण नहीं है? इनमें से कौन एक कारण नहीं है मेल के अंदर इनफर्टिलिटी का? हाइड्रोसिल मेल के अंदर, वेरिकोसिल मेल के अंदर, ऑर्काइटिस मेल के अंदर, ये सारे इनफर्टिलिटी के कारण हो सकते हैं मेल के अंदर। एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस ये फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी का कारण है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सहायक जनन प्रौद्योगिकी नहीं है, इनमें से कौन एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है। गिफ्ट हम लोगों ने देखा, आईवीएफ हम लोगों ने देखा, जिफ्ट हम लोगों ने देखा, एमटीपी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगला है इनमें से कौन एक है जो टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी लोकप्रिय है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं वो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं कि बेबी टेस्ट ट्यूब के अंदर डेवलप होगा, फर्टिलाइजेशन होगा ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर एम्ब्रियो बनेगा और उसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगला सवाल है, एक महिला जो खुद अंडाणु उत्पादन नहीं कर सकती वो निम्न में से किस जनन प्रौद्योगिकी का चयन कर सकती है। एक महिला जो खुद अपना एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती वो किसी दूसरे डोनर का एग ले सकती है और उसको फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाएगा और फिर आगे की कहानी जो भी होना है प्रेगनेंसी के लिए वो होगा। तो यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर, यानी कि गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगला है इनमें से कौन एक डिजीज है जो प्रोटोजोआ के कारण होता है। गोनोरिया बैक्टीरिया के कारण, सिफिलिस बैक्टीरिया के कारण, ट्राइकोमोनियासिस ये प्रोटोजोआ के कारण। तो सी हमारा राइट आंसर। क्लेमाइडियासिस ये भी बैक्टीरिया के कारण। एचआईवी का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म पूछा है एचआईवी का, जो जिसके कारण एड्स होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। बी हमारा राइट आंसर। अगला है इनमें से कौन एक आईयूडी नहीं है, यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस नहीं है। मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर 7 कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। डी हमारा राइट आंसर। RU-486 ये कोई इंट्रा यूटेराइन डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन यौन संचालित रोग है जिसे फ्रेंच पॉक्स भी कहा जाता है। फ्रेंच पॉक्स कहा जाता है सिफिलिस को। बी हमारा राइट आंसर। सिफिलिस जो कि बैक्टीरियल एसटीडी है। सिफिलिस का रोगाणु यानी सिफिलिस जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसका नाम पूछा है। सिफिलिस के बैक्टीरिया का नाम है ट्रोपोनिमा पैलिडम। ए हमारा राइट आंसर, ट्रोपोनिमा पैलिडम। निजेरिया गोनोरिया ये गोनोरिया का बैक्टीरिया है। उसके बाद ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस ये प्रोटोजोआ है जिसके कारण ट्राइकोमोनियासिस होता है। उसके बाद है क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिस ये एक बैक्टीरिया है जिसके कारण क्लेमाइडियासिस होता है। अगला है इनमें से कौन एक इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस नहीं है। देखो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस हम लोग ये बोलते हैं, इसी को हम लोग इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बोल देते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। लिपेस लूप नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, प्रोजेस्टासर्ट ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। उसके बाद मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। सी हमारा राइट आंसर। अगला है गर्भ निरोधक विधि जो खासकर पुरुषों के लिए है। इनमें से कौन एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि खासकर मेल के लिए है। कॉन्डम, मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम दोनों के लिए है। आईयूडी फीमेल के लिए है। ट्यूबेक्टमी फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांधा जाएगा, फीमेल के लिए है। वेसेक्टमी यानी कि पुरुष नसबंदी फास्ट डिफरेंस को काट करके बांधा जाएगा, तो वेसेक्टमी ये मेल के लिए है। अगला है इनमें से कौन एक विधि है जन्म दर को नियंत्रित करने वाली। तो यहाँ देखो सी में आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, तो यही हमारा राइट आंसर। अगला है इनमें से कौन एक युक्ति है जो महिलाओं के द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। गर्भ निरोधक युक्ति, इनमें से कौन एक गर्भ निरोधक युक्ति है जो महिलाओं के द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। यहाँ देखो लिखा हुआ है जन्म दर को नियंत्रित करने वाली युक्ति। तो जन्म दर को नियंत्रित करने वाली युक्ति का मतलब गर्भ निरोधक युक्ति, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो डायफ्राम हो गया, ओरल पिल हो गया और कॉपर टी हो गया। ये सारे जो तरीके हैं ये महिलाओं के द्वारा उपयोग होता है। यहाँ देखो निरोध ये कॉन्डम है, लेकिन कॉन्डम तो फीमेल भी यूज करती है। लेकिन यहाँ जो निरोध लिखा हुआ है ये एक मेल कॉन्डम का ब्रांड है, ठीक है। निरोध ये मेल कॉन्डम का ब्रांड है, तो ये फीमेल यूज नहीं करेगी। अगला है टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है। मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये हुआ कि जो फर्टिलाइजेशन है वो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कराया जाता है, फिर एम्ब्रियो बनेगा, यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी वाइल डेवलपमेंट इन यूट्रस। तो डी हमारा राइट आंसर। एलिसा टेस्ट
आपने सुना होगा एलिसा टेस्ट, तो ये किसके लिए है? ये HIV एड्स को पता करने के लिए है। ए हमारा राइट आंसर। अगला है, इनमें से सही कथन को चुनना है, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। NCERT का ये सवाल है, डायरेक्ट NCERT में दे रखा है ये वाला सवाल। पहला सवाल ये है कि जो सर्जिकल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, वो गैमीट फॉर्मेशन को रोकता है। देखो गैमीट क्या होता है? मेल के अंदर स्पर्म, फीमेल के अंदर एग। और सर्जिकल मेथड कौन सा था? वेसेक्टमी और टिबेक्टमी। तो सवाल यहाँ ये पूछा हुआ है, जैसे मान लो एक मेल है वो वेसेक्टमी करवाता है, तो उसके अंदर जो गैमीट है यानी कि जो स्पर्म्स हैं, क्या वो बनना भी रुक जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वृषण के अंदर, टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते रहेंगे, एपिडाइडिमिस तक वो पहुंचेगा, एपिडाइडिमिस में ही वो फिर मर जाएगा, स्पर्म्स बनना बंद नहीं होगा। इसी तरह से फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांधा जाएगा, यानी कि ट्यूबेक्टमी किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ओवरी के अंदर एग नहीं बनेगा, एग तो बनेगा और मेल के अंदर स्पर्म्स भी बनेंगे। तो जो ए लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा। ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज आर कंप्लीटली क्यूरेबल। हम लोगों ने देखा एड्स, हेपेटाइटिस बी और हर्पीज, इनके जो वायरसेस होते हैं बॉडी के अंदर एक बार पहुंच गए हैं तो वो कभी खत्म नहीं होने वाले। तो सारे के सारे जो STD है वो पूरी तरह से उपचार के योग्य नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, जो ग्रामीण महिलाएं होती है वो गर्भ निरोध के रूप में गोलियां अधिक यूज करती है। जो ओरल पिल्स है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है रूरल विमेन के लिए। देखो NCERT में ये लिखा हुआ है कि जो गर्भ निरोधक गोली है वो शहरी महिला ज़्यादा इस्तेमाल करती है, यानी कि शहरी महिलाओं के लिए वो ज़्यादा लोकप्रिय है, लेकिन यहाँ गांव की महिला के बारे में कहा जा रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला है ET तकनीक, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक। इसमें एम्ब्रियो को हमेशा यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो सकता है, लेकिन जो 9 महीने तक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना है, इसके लिए तो यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा साइंस उतना डेवलप नहीं हो पाया है कि वो एक आर्टिफिशियल यूट्रस बना ले लैब के अंदर, ताकि एम्ब्रियो उस आर्टिफिशियल यूट्रस के अंदर 9 महीने तक डेवलप कर सके। आज तक ऐसा नहीं हो पाया है, इसीलिए एम्ब्रियो को तो फाइनली ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा यूट्रस के अंदर। तो डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो अब जाकर के हमारा ये पूरा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो कवर हो चुका है। हम इस वीडियो में ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है उसको देख रहे थे, अब ये भी हमारा समाप्त हो गया। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो कि आपके बायोलॉजी के सिलेबस का एक बहुत बड़ा भाग है वो समाप्त होता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि इन सारे ही चैप्टर्स को आप कंबाइन कर दो, तो मैंने वो कर दिया है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ये सारे जो चैप्टर्स हम लोगों ने देखा वीडियो के रूप में, इन सारे ही चैप्टर्स के PDF को एक साथ कर दिया गया है ह्यूमन फिजियोलॉजी नाम से। टोटल नंबर ऑफ MCQs 970 है, यानी कि लगभग 1000 सवाल सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर बहुत होते हैं। 1000 तो पूरे बायो को मिला करके भी नहीं करवाते, आप तो सिर्फ यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर 970 सवाल कर चुके हो, लगभग 1000 सवाल आप कर चुके हो। तो अगर आपने इन सारे ही वीडियोज़ को देखा है, सारे सवालों को आप बनाते हो, तो बहुत ही कम चांस है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी सवाल आएगा और आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर 11th और 12th कुछ चैप्टर्स इसमें 12th में पढ़ने होते हैं, कुछ चैप्टर्स 11th में पढ़ने होते हैं। ज़्यादातर ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर 11th क्लास में है, रिप्रोडक्शन वाले जो भी चैप्टर्स हैं वो 12th क्लास में है। तो आपने 11th 12th को कवर किया है। जितना मैंने आपको यहाँ बताया है वो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर पेपर टफ भी आया तो भी आप बना दोगे, इससे ज़्यादा टफ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। इससे ज़्यादा तो वो पढ़ते हैं जिनको मेडिकल निकालना है, जिनको MBBS के कॉलेज में एंट्री चाहिए। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बहुत ही अच्छे से सारे सवालों को करवाया है। वीडियो धीरे अपलोड जरूर हुआ है, लेकिन मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि हर चैप्टर में मैं वो सारे पॉसिबल सवाल करवा दूँ जहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये मत समझना, कोई भी चैप्टर हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, आप ये मत समझना कि मैंने रेंडमली 100 सवाल, 120 सवाल, 150 सवाल करवा दिए हैं। ऐसा नहीं है। ये मैं पहले से डिसाइड नहीं करता हूँ कि मुझे 100 सवाल करवाने हैं, 80 सवाल करवाने हैं, 120 सवाल करवाने हैं। मैं MCQs बनाना स्टार्ट करता हूँ, जितना बन जाए वो, जब तक पूरा चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक वो जितना बन जाए
मैं वो सारे MCQs बनाता हूँ। तो चैप्टर के हर कोने से मैंने सवाल बनाया हुआ है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी मुझे लगा मैंने सबको MCQ के रूप में तैयार कर दिया। तो जो चैप्टर्स आप यहाँ पर ख़त्म कर लेते हो तो आप ये समझना कि आपने उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया है। ऐसा नहीं कि आपसे कुछ छूटा है वहाँ पे। आपके पास कोई बुक होगी जनरल साइंस की, आपके पास जो भी किताबें हैं या फिर NCERT, आप उन सबको एक बार पढ़ करके देख लो, आपको पता लग जाएगा कि मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी चैप्टर में 100 सवाल है यानी कि उस 100 सवाल में आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर इस ई बुक में जो भी MCQs दे रखे हैं सब का वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे। तो इस बुक को अगर आप बाई करना चाहते हो तो आप ये देखो लिखा हुआ है StudyTubeBooks.com, या तो आप इस पर जाओ या फिर कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा। इसके अलावा बहुत सारे आप में से वैसे भी हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन सब को एक साथ खरीदना चाहते थे, एक साथ बाई करना चाहते थे, वेट कर रहे थे कि इन सब को मैं एक साथ करूं। तो आपके लिए भी बहुत ही अच्छा मौका है। इंडिविजुअली अलग अलग सारे प्राइसेस को ऐड करने के बाद 180 होते हैं, लेकिन इन सब को एक साथ आप 100 में पा सकते हो। जो फिजिक्स के मैंने चैप्टर्स करवाए हैं, जो केमिस्ट्री के करवाए हैं और जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का मैंने करवाया है, उन सब को आप एक साथ प्राप्त कर सकते हो। यानी कि 25 चैप्टर्स मैंने करवाए हैं, उन सारे 25 चैप्टर्स के MCQs जो कि टोटल 2400 से भी ज़्यादा होते हैं, उन सब को आप एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। इसे भी बाई करने के लिए आप या तो इस लिंक को अपने गूगल ब्राउज़र में टाइप करो या फिर कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर सकते हो, वहाँ आपको मिल जाएगा। इस ई बुक के अंदर ये सारे चैप्टर्स हैं, देख लो। ये सारे ही चैप्टर्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ये सारे ही चैप्टर्स, जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी 25 चैप्टर्स हैं, सबके वीडियोज अवेलेबल है। यानी कि जो भी MCQs इसमें दे रखे हैं सारे का हल आपको वीडियो के रूप में मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।